देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मेटलर्जी में कई सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। उन कई सारी चीजों में चलिए आगे की तरफ कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बताया भाई, मेटलर्जी का मतलब होता है ओर में से प्योर मेटल को निकालने की प्रोसेस। कई स्टेप से गुजरना पड़ता था। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, पहले हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर मैंने बताया कि भैया जो ओर के अंदर इम्प्योरिटी होती है उनको आप रिमूव करने का काम करते हो। ओर के अंदर इम्प्योरिटी कैसे रिमूव करते हो, कई सारे मेथड है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग कौन से मेथड पे काम करता था, क्या पढ़ाया था, वो डेंसिटी पर काम करता है। एक हल्का होना चाहिए, एक भारी होना चाहिए। जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो पानी के साथ, वाटर के साथ फ्लो करके आ जाएंगे नीचे, और जो हैवी होंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे इन ग्रूव्स में। तो ये सब मैंने आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग में बताया। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो प्रिंसिपल था वो ये था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है। एक मैग्नेटिक नेचर का होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में पार्टिकल आएंगे, जो मैग्नेटिक नेचर का होगा वो पास में गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा वो दूर में गिरेगा। ये हमने सिखा दिया। फिर फर्क फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रंट नहीं है, वो फ्रॉथ है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में मैंने बताया कि इसमें प्रॉपर्टी का, मतलब वेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है। और ऑयल के प्रति वेटेबल होते हैं, और जब ऑयल के प्रति वेटेबल होंगे और जो इम्प्योरिटी होगा वो वाटर के प्रति वेटेबल होगा। जैसे ही हम यहाँ पर एयर डालते हैं तो बबल्स क्या करते हैं, और ऑयल को ऊपर कलेक्ट कर देंगे। और किस फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, फ्रॉथ की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, झाग की फॉर्म में कलेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया मेरा प्यारा बच्चा। अब इस चीज के बाद हम लोगों ने एक चीज और सीखा कि भाई जब हम ओर में से इम्प्योरिटी अलग कर लेंगे, अब ओर जो है उस ओर को मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है। उसके करने के दो तरीके होते थे, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मतलब हीट करना ऑक्सीजन की अब्सेंस में, रोस्टिंग का मतलब हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और एक को ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करते हैं। तो ये तरीका हो गया मेरा प्यारा बच्चा ओर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट देखिए, अब आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में ये जो चीज समझ रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। हमने ये तो समझ लिया कि इतने सारे प्रोसेस को अपनाने के बाद हमारे सामने क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया, मेटल का ऑक्साइड आ गया। अच्छा जी, मेटल के ऑक्साइड का मतलब समझते हो ना प्यारा बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो हमको अगर इससे मेटल निकालना है तो मेटल निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के हटाने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो हमें अब रिडक्शन करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पूछे कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल कैसे करेंगे, तो रिडक्शन करके करेंगे। अब ये रिडक्शन कैसे करेंगे, इसके कई तरीके होते हैं। इनमें हम ये देखते हैं कि कुछ मेटल लो रिएक्टिविटी के हैं। जो मेटल लो रिएक्टिविटी के हैं उनमें तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट हीट कर दोगे, अगर डायरेक्ट हीट कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। मेटल ऑक्साइड को अगर तुमने हीट कर दिया, अगर तुमने मेटल ऑक्साइड को हीट कर दिया तो कभी कभी हीट करने से ही डायरेक्ट मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं इनके लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अच्छा सर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? आपने जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने बताया था कि जिनका काम रिडक्शन करने में होता है। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नेटवर्क इशू है? वॉइस आ रही ना? ठीक है, चलिए। अब हमने कहा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते थे, जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं ऑक्साइड, उनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन हो गया, जैसे कि हमने बोल दिया एल्युमिनियम हो गया, कुछ एक्टिव मेटल हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनकी सबकी हेल्प ले लेते हैं रिडक्शन करने के लिए। जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं इनके रिडक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। मतलब एक तरीके से रिडक्शन के कई तरीके होते हैं। कुछ का रिडक्शन आसान होता है, कुछ का रिडक्शन थोड़ा कठिन है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, कुछ में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं। फिलहाल हम पॉइंट वाइज आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रिडक्शन बाय हीटिंग। अब सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि भाई रिडक्शन बाय हीटिंग, हीट करके रिडक्शन किसका करते हैं, अभी हमने बताया कि ऐसे मेटल जो मेटल लो रिएक्टिविटी के होते हैं। अब तुमको समझ में आना चाहिए लो रिएक्टिविटी कैसे जानेंगे। एक सीरीज हमने पढ़ाई थी जिसको बोलते थे रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। तो जो लो रिएक्टिव के मेटल होते हैं उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट हीट करके भी रिडक्शन किया जा सकता है। कैसे? जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड देखो, पहले अब हमने किया क्या, यहां पर दो स्टेप निकाले। देखिए रिडक्शन, ये रिडक्शन नहीं हो रहा है अभी, पहले क्या है, जैसे हमने ले लिया हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, मरकरी का हमने क्या ले लिया, एक और ले लिया। अब सबसे पहले
ऐसा तो नहीं कि इसको डायरेक्ट हीट कर दोगे, और को डायरेक्ट थोड़ी हीट करते हो, तुम मेटल ऑक्साइड को हीट करते हो, तो पहले से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बता रहे हो बेटा? ये लो रिएक्टिव तो है ही। अब हमने कहा मर्करिक मर्करिक सल्फाइड जो होते हैं पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, कैसे? रोस्टिंग करके। अच्छा, हमने बताया था हीट करना दो तरीके से था, एक था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक था एब्सेंस में। तो हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे। क्यों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे? क्योंकि सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग ही की जाती है। तो जैसे रोस्टिंग करोगे तो रोस्टिंग करने पर क्या हुआ कि देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मेरा प्यारा बच्चा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो पहले रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे? अब तुम इसको हीट करोगे। क्यों? क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी वाला मेटल ऑक्साइड है। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए तुमको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर बस तुम केवल अगर हीट कर दोगे तो हीट करने से भी काम चल जाता है। तो देखो ये मरकरी जो होगा वो अलग हो गया, और यहां से ऑक्सीजन जो है ये अलग हो गया। इस तरीके से देखो हमें मरकरी मिल गया है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ हम मरकरी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, हम मरकरी को रिमूव कैसे करेंगे ओर से, तो तुम्हें पूरी कहानी शुरू से जोड़नी पड़ेगी। क्या क्या कहानी जोड़ोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तुम बोलोगे कि हम मरकरी का ओर लेंगे। मरकरी का ओर ले लिया भैया हमने HgS, ठीक है, ठीक है। अब मरकरी का ओर हमने ले लिया। मरकरी के ओर लेने के बाद अब हम सबसे पहले ग्राइंडिंग करेंगे इनकी। ग्राइंडिंग करने का मतलब हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया भैया, चलो ग्राइंडिंग कर दिया। ग्राइंडिंग करने के बाद अब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। क्या किसी को मालूम है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन सा मेथड अपनाया जाएगा? इंप्योरिटी निकालने के लिए ओर से इंप्योरिटी निकालेंगे ना। मरकरी का जो ओर है उसे इंप्योरिटी निकालेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इंप्योरिटी निकालने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाएगा? 3 मेथड सिखाए हैं मैंने, किसी को याद है? हाँ, बिल्कुल सही पलक, बिल्कुल सही यस। हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन लगाएंगे। क्यों फ्रॉथ फ्लोटेशन लगाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ही यूज करते हैं। जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड लगाया तो देखो ये क्या हो गया, इंप्योरिटी निकल गया। अब अगला स्टेप देखो क्या है। अब अगले स्टेप में तुमने देखा ही है, रोस्टिंग किया तुमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया। रोस्टिंग करने के बाद तुमने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड जो निकला उसको हीट कर दिया। तो देखो सीधे मरकरी वाला मेटल जो है निकल के आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताओ मरकरी का एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो मरकरी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये पूरे स्टेप ऐसे अपनाने पड़ेंगे। पूरे स्टेप इस तरीके से क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे, वो तुम्हें पता होना चाहिए ये सारे स्टेप। फिलहाल हम यहाँ पे ये सिखा रहे थे कि कई बार रिडक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट हीट का भी यूज करते हैं। और वो किन का यूज किया जाता है, ये उन मेटल के ऑक्साइड में यूज किया जाता है जिन मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट हीट से ही काम चला लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ बोलो बेटा। जब हमें डायरेक्ट हीट से काम चल जा रहा है तो हम क्यों रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें? जबरदस्ती का पैसा खर्च करने का क्या मतलब? हम कहाँ फर्स्ट वाले में किया था बेटा? ये O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। वाह रे वाह, अजीब बुद्धि तुम्हारी है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, तुम सोच क्या रहे हो? भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया जा रहा है, ये पहले रोस्टिंग की जा रही है। ये तो मरकरी का ओर है, इस ओर में कोई हीटिंग थोड़ी कर देंगे डायरेक्ट। पहले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने रोस्टिंग की है। और जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तभी तो तुमको मेटल निकालना है। अब रिडक्शन की जरूरत तुमको यहाँ पे है केवल, और यहाँ पे रिडक्शन के लिए देखो क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। चलिए अगला मेथड देखिए। अगला मेथड है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन का मतलब यहाँ पे वो मेटल जो मिडिल रिएक्टिविटी के होते हैं उनके रिडक्शन के लिए, उनके रिडक्शन नहीं, उनके ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, उनके ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिडक्शन अप्लाई करते हैं। कैसे? हम यहां पर जैसे हेल्प लिया किसकी, हमने हेल्प लिया रिडक्शन विद कार्बन। हमने कार्बन की मदद से क्या किया, रिडक्शन किया। चलिए कार्बन की मदद से रिडक्शन करना सिखाता हूं, समझिएगा थोड़ा। कार्बन की मदद से रिडक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। माना ये मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा जिंक ले लिया।
अब हमने कहा माना जिंक सल्फाइड एक और है, ठीक, जिंक सल्फाइड हमने कहा एक और है, शुरू में ही बताए गए थे। अब हमको इससे जिंक निकालना है, तो इससे डायरेक्ट जिंक तो निकलेगा नहीं, पहले स्टेप निकालने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े काम करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। अभी हम इसमें रिडक्शन ही कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, यहाँ पे फिर से वही फ्रॉथ फ्लोटेशन। क्यों सर फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सल्फाइड, हाँ सल्फाइड ओर है और उसमें ये फ्रॉथ फ्लोटेशन ही किया जाता है। अब इम्प्योरिटी निकल गया, इम्प्योरिटी निकलने के बाद देखो तुम्हारे सामने ओर आ गया, लेकिन ये ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है। अब ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो इसकी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किया जाएगा। तो कोई बताएगा क्या क्या करेंगे, रोस्टिंग की कैल्सिनेशन? रोस्टिंग। हाँ रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये बना क्या देगा, ZnO प्लस ये बना देगा SO2। थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक, बैलेंस हो गया। अब देखो जिंक ऑक्साइड आ गया। अब माना मुझे इसका रिडक्शन करना हो, यहाँ पे देखो रिडक्शन है, रिडक्शन किसका किया जाता है, मेटल ऑक्साइड का। तो अब इसका जब रिडक्शन करना है तो ये जिंक जो है वो मिडिल रिएक्टिविटी वाला है, तो मिडिल रिएक्टिविटी वाले ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहे कार्बन यूज कर सकते थे, केवल कार्बन यूज कर सकते हैं। हम रिड्यूसिंग एजेंट चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। बताता हूं एक एक करके। भाई जैसे हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, अब इसमें क्या हुआ, ये इसमें इस रिड्यूसिंग एजेंट ने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया। ऑक्सीजन हटाने के बाद देखो तुमको क्या मिल गया, ये मेटल मिल गया, जिंक मेटल जो है वो तुम्हारे सामने देखो आ गया। हम चाहते तो रिड्यूसिंग एजेंट में जरूरी नहीं है कि केवल कार्बन ही यूज करते, हम चाहते तो यहां पर क्या यूज कर सकते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते थे। हम यहां पर चाहते तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते थे, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यूज करते तो देखो जिंक आ गया और वो यहां पर CO2 दे देता। दोनों काम में रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेके भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। अब हमारा काम ही यही था मेटल निकालना, हमारा काम ही यही था कि ओर से मेटल को निकालना। तो पहले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ली गई, और रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेने के बाद उसको मेटल में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए जी, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब आगे समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां तक की चीजें समझ लेने के बाद देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है, कोक इज अ वेरी कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट। कोक का मतलब ये कार्बन ही है। कार्बन जो कोल की फॉर्म में होता है, तो यहां पर उसी को, कार्बन को ही एक नया नाम दिया गया है, कोक। मतलब कोक मीन्स कार्बन, और वो थोड़ा चीप भी होता है, सस्ता भी होता है, इसीलिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैं तुमसे पूछूं कि भाई मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बताओ, तो क्या कहोगे? आप कहोगे हम कार्बन यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कुछ और मेटल होते हैं जैसे एल्युमिनियम। आगे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कभी कभी कुछ एक्टिव मेटल भी यूज किए जाते हैं, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हमेशा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करो। कभी कभी एक्टिव मेटल भी यूज करता है, जैसे एल्युमिनियम। अब ये एल्युमिनियम देखो, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज एक मेटल का नाम है, इसका ऑक्साइड है। इसमें से मैग्नीज निकालने के लिए यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और उसने मैग्नीज को अलग कर दिया, बाकी चीज अलग हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे आयरन ऑक्साइड। इसमें से इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लिख लो, ये 1 नंबर में अलग से पूछा जाता है, इसलिए इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख के याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि बताओ एल्मिनोथर्मिक प्रोसेस और थर्माइट प्रोसेस किसको कहते हैं। ये है सिलेबस में, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एल्मिनोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं और थर्माइट प्रोसेस किसको कहते हैं। तो एल्मिनोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है एल्युमिनियम की मदद से रिडक्शन करना। जैसे ये आयरन ऑक्साइड है, समझिएगा, ये आयरन ऑक्साइड है। अब आयरन ऑक्साइड को हम एल्युमिनियम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। बाय हेल्प ऑफ एल्युमिनियम हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए मैं रिडक्शन पहले बताया था, यहां से यहां पर तुम देखो जरा, यहां से यहां पर देखो, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन।
और उसके रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? बगल वाला एल्युमिनियम, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एक और है, कोई बताएगा इसका नाम हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है? हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है? मैग्नेटाइट। बताइए जरा। सर ये हेमेटाइट है। हाँ ये हेमेटाइट है, हमने याद भी करवाया था, पूरा तरीका भी बताया था, तब भी तुम्हारा इसका ये हाल है। ये हेमेटाइट है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2-3 कम वाला हो तो हेमेटाइट, ज्यादा वाला हो तो मैग्नेटाइट, 3-4 वाला मैग्नेटाइट और 2-3 वाला हेमेटाइट। तो आयरन का ये एक और है, उसका ऑक्साइड है। अब इसका रिडक्शन करना था तो एल्यूमिनियम की हेल्प ले रहे हैं। एल्यूमिनियम की जब हेल्प लिए तो देखो ये 2Fe, और ये ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? एल्यूमिनियम के साथ चला गया, Al2O3 प्लस। बहुत सारी हीट निकलती है, देख रहे हो कितना हीट है, 250 डिग्री सेल्सियस के बराबर इतनी हीट, 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली हीट निकलती है। ये 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये आयरन को मेल्ट कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है वेल्डिंग पर्पज में। ये भी यूज याद रखिए, ये रिएक्शन डायरेक्ट आता है कि बताओ वो रिएक्शन कौन सी है? जो रेलवे ट्रैक जो होते हैं, इन रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं जिस रिएक्शन का। देखो यहां पर क्या है, यहां पर माना 2 रेलवे ट्रैक को जोड़ना है, तो यहां पर थर्माइट रिएक्शन ही कर रहे हैं ये लोग। थर्माइट रिएक्शन का मतलब भी हेमेटाइट ले रहे हैं, हेमेटाइट के अंदर एल्यूमिनियम डाल के हीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल के जब हीट कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा हीट अंदर प्रोड्यूस है, इतनी ज्यादा अंदर हीट प्रोड्यूस है, और प्लस ये आयरन है। और आयरन जो होता है ये इस टेम्परेचर की या हीट की मदद से मेल्ट हो जाता है, और वो आयरन यहाँ धीरे 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 गिरता रहता है इसके थ्रू, और बीच में भर जाता है। किसके बीच में भर जाता है? जहां गैप होता है, और इस तरह से वेल्डिंग की जाती है। आप बस इतना याद रखना कि ये एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या जो थर्माइट प्रोसेस होता है, ये यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए। पूछता है आपसे कि रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है? रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए बताओ, रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो हम लिखेंगे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है? आप कहोगे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हम हेमेटाइट ओर को या आयरन ऑक्साइड के ओर को एल्यूमिनियम की मदद से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं प्लस हीट निकल रही है, इसलिए इसको एल्यूमिनोथर्मिक बोला गया। एल्यूमिनियम यूज प्लस हीट निकलना, थर्मिक का मतलब हीट निकलना, थर्मल, थर्मल का मतलब हीट निकलना, और हीट निकलने के लिए इसका एक नाम और दिया गया थर्माइट प्रोसेस। इसका यूज हम करते कहाँ हैं? इसका यूज हम करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। कैसे करते हैं? जो हीट निकलती है वो हीट जो आयरन निकल रहा था उसी आयरन को मेल्ट कर देता है, और वही आयरन यहाँ पर नीचे निकल करके उसको भर देता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता होगा। आप पूछो कोई जिसको कोई डाउट है, कोई ईशान बताओ। सर हाँ तो पूछना था कि सर जो ये फोटो सर इसमें जो ये यूज कर रहा है सर, ये भी आयरन का होगा सर, वो भी पिघल सकता है? नहीं नहीं बेटा, वो आयरन का जरूरी थोड़ी है, वो दूसरे एलॉय मिक्स करके एलॉय करके बनाए होंगे। उसका टेम्परेचर आयरन या 25 डिग्री सेल्सियस 2500 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा होगा। कभी कभी हम कुछ लोग मिक्स करके एलॉय भी तो यूज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे एलॉय का मिक्सिंग या कुछ ऐसे मेटल की मिक्सिंग किए होंगे जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता होगा। भाई देखो किसी ना किसी में तो हम हीट करते ही हैं, गोल्ड हो गया या कहीं भी होगा मेल्ट करते हैं हम लोग डिवाइस के अंदर। तो अब तुम हमेशा उसको आयरन से कंपेयर थोड़ी करोगे कि आयरन के अंदर आयरन को करेंगे, ऐसा थोड़ी होता होगा। समझ पाए मेरा बच्चा? यस चलिए, यस। तो ये चीज याद रखना कि एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस पूछा जाता है। तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस पे मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोला हूं क्योंकि इस चैप्टर से ये जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब एक तरीका और बचा है, तुमने रिडक्शन के 3 तरीके सीख लिए। देखिए लो रिएक्टिविटी वाले में क्या करते हैं? डायरेक्ट हीट, जैसे मरकरी में सीखा तुमने। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कभी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज करने में तुमने सीखा एल्यूमिनोथर्मिक, एल्यूमिनोथर्मिक। और हाई रिएक्टिविटी वाले अभी उतने ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब 12th में आओगे तो पूरा चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा मेटलर्जी, तब मैं बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा। हम सब कुछ सिखाएंगे वहां कि भाई कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा है, यही क्यों यूज कर रहे हैं, हम कार्बन क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम क्यों यूज कर रहे हैं। ये सब जैसे मन में अगर क्वेश्चन आ रहे होंगे तो इनका सबका आंसर है, लेकिन उनके सबके आंसर के लिए थ्योरी अलग है। वो थ्योरी के लिए चैप्टर भी तुमने नहीं पढ़े हैं। जैसे एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन में हीट के बारे में पूरा चैप्टर है। तो रिएक्शन में जो हीट निकलती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उससे रिलेटेड पूरा चैप्टर है क्लास 11th में। तो जब 11th में आओगे तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे
तब 12th में हम सिखाएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्यों सेलेक्ट करते हैं, इन सब का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बताओ ईशान, कुछ और डाउट? नहीं। अब यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब देखो अगला मेथड है दैट इज प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। मैं एक बार वापस आता हूं सारे स्टेप पे। आपने देखा स्टेप नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओर लेते हैं, ओर में हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर में से इम्प्योरिटी निकालते हैं। ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी होता है उसका क्या नाम होता है, कोई नाम बताएगा? ओर के अंदर जो गैंग या मैट्रिक्स। अच्छा, ओर के अंदर इम्प्योरिटी निकाल दिया, गैंग या मैट्रिक्स निकाल दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप जो है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। हम उसे क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो काम करते थे। हाँ बिल्कुल सही, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं। एब्सेंस में कैल्सिनेशन, प्रेजेंस में ऑक्सीजन की रोस्टिंग। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन जब तुमने किया मेटल ऑक्साइड का, जैसे ही मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया तो तुम्हें मिल क्या जाता है, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन करने से तुम्हें मेटल मिल जाता है। लेकिन मेटल अभी भी प्योर नहीं है, मेटल के अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटी अभी भी है। उस थोड़ी बहुत इंप्योरिटी को हटाने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। मतलब अब एक लास्ट स्टेप आएगा जिसको कहेंगे रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन। इसमें हम मेटल के अंदर जो इंप्योरिटी होता है उसको भी निकाल देते हैं, और ऐसा करने के बाद तुम्हें मिलता है क्या, प्योर मेटल मिलता है। मैं आपको बता चुका हूं यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, हमने सब कुछ सीखा, ग्राइंडिंग सीखा, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड सीखे 3, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना सीखा, रोस्टिंग कैल्सिनेशन सीखा। हमने रिडक्शन के 3 तरीके सीख लिए। हम अब रिफाइनिंग पे आ गए। अब कोई पूछे रिफाइनिंग होता क्या है, तो कहोगे कि जो मेटल हमने निकाला है उसके अंदर जो इंप्योरिटी बची हुई है उसको भी रिमूव करना, उसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। द मेटल ऑब्टेन एनी ऑफ द अबव मेथड इज यूजुअली इम्प्योर। मतलब जितने भी ऊपर की तरफ मेथड थे, तुमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनसे सबसे जो मेटल निकाला है वो अभी इम्प्योर है, अभी पूरी तरीके से प्योर नहीं है। और उस इम्प्योर मेटल को हम नाम क्या देते हैं, क्रूड मेटल। ध्यान देना, क्या नाम देते हैं, क्रूड मेटल। अब उस क्रूड मेटल में से भी इम्प्योरिटी को निकालना उसे कहते हैं रिफाइनिंग। तो आप डिफिनेशन कहां से कहां तक याद रखो, आप यहां से यहां तक डिफिनेशन को याद रखो। क्या, जो क्रूड मेटल होता है उस क्रूड मेटल की प्यूरिफाइंग करना या क्रूड मेटल में से इम्प्योरिटी को निकालना उसे कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द क्रूड मेटल। क्रूड मेटल से इम्प्योरिटी को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है जी, रिफाइनिंग समझ गए। अब रिफाइनिंग समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिफाइनिंग में तरीके बहुत सारे हैं, रेफरेंस में जाओगे तो हो सकता है तुम्हें बहुत सारे तरीके पढ़ने को मिले भी, जैसे डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, लिक्वेशन मेथड मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, बहुत सारे। तो 12th में आओगे तो बहुत सारे सिखाऊंगा। बुक में एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो केवल एक रिफाइनिंग दे रखी है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और वही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। इसीलिए मैं आपको बिना मतलब की एक्स्ट्रा चीजें नहीं सिखा रहा हूं। हम अब यहां पर क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सीखेंगे, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग केवल एक की नहीं, किसी की भी की जा सकती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किसकी आपके सिलेबस में है, ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपके सिलेबस में है। डायग्राम आपके सामने ही है, मैं पूरा इसकी वर्किंग सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा वर्किंग। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग सिखा रहा हूं। वर्किंग में होता क्या है, सबसे पहले सुनना, सबसे पहले हम यहां पर हम चूंकि रिफाइनिंग किसकी कर रहे हैं, कॉपर की, तो कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। मतलब कॉपर मेटल लेंगे जो कि इम्प्योर होगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक रॉड ली किसकी, इम्प्योर की, इम्प्योर कॉपर की। ये इम्प्योर कॉपर की रॉड है, इम्प्योर कॉपर मेटल, और इसको कैसे लेते हैं, एनोड के तौर पे। और उसको देखो, एनोड का मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में
बताओ जो इम्प्योर कॉपर की रॉड होती है उसको किससे जोड़ा जाता है? उसको एनोड के तौर पे लिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसकी रॉड थिक होगी। थिक का मतलब भाई ये तो ज्यादा लेके ही चलोगे ना, क्योंकि इम्प्योरिटी निकालनी है भाई, बड़ी सी रॉड लेके चलोगे उसमें से इम्प्योरिटी निकालनी है, तो थिक कौन सी लेते हैं? इम्प्योर वाला। और उसी का हम प्योर मेटल लेते हैं, मतलब कॉपर का ही लेके चलेंगे रॉड, और उसकी थिन रॉड लेके चलेंगे, बगल में रख देंगे थिन रॉड। थिन रॉड कॉपर के ही रखेंगे हम, और वो क्या लेके मेरा प्यारा बच्चा रखेंगे? वो प्योर रखेंगे, बिल्कुल प्योर कॉपर। तो ये पहले यहां तक का स्टेप समझो। यहां तक के स्टेप में मैंने सिखाया क्या? यहां तक के स्टेप में मैंने ये सिखाया कि इस डायग्राम में हम करते क्या है, एक रॉड लेके चलते हैं इम्प्योर कॉपर की, जिसको प्यूरिफाई करना है, उसकी थिक रॉड लेंगे, मोटी रॉड लेंगे, और उसको एनोड के तौर पे लेंगे, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसी इम्प्योर कॉपर की रॉड में ही जो कॉपर है, उसी कॉपर का ही प्योर कॉपर की एक पतली रॉड लेंगे, थिन रॉड लेंगे, उसको कैथोड के तौर पे यूज करेंगे। कैथोड का मतलब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये इतना कंस्ट्रक्शन है इसका। और एक इलेक्ट्रोलाइट भी लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बीच में एक सॉल्यूशन भर देते हैं, और वो सॉल्यूशन कौन सा लिया गया है? कॉपर सल्फेट। आपको मालूम है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसीलिए देखिए डायग्राम में कलर भी इसका ब्लू रखा गया है, ठीक है। इतना तो कंस्ट्रक्शन है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत कठिन चीज है, कोई बहुत ऐसी चीज है जो समझ में ना आए। अब मैं पूरा मैकेनिज्म सिखाता हूं, समझो क्या होता है। सबसे पहले अब रिएक्शन होना चालू होता है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं एनोड की रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे देखो क्या रिएक्शन होता है, और फिर इधर हम लिखेंगे कैथोड पे रिएक्शन, कि कैथोडिक रिएक्शन क्या होता है, मतलब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होता है। समझना, एक चीज मेरा बच्चा सभी लोग याद कर लो, चाहे तो ये वर्ड याद करना हो याद करो, नहीं तो जो मर्जी। एक वर्ड होता है, वर्ड चलो वो तो 12th में सिखाऊंगा, यहाँ काम का नहीं, बस एक चीज याद कर लेना कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की तुम कई डिफिनेशन पढ़े हो, उसी डिफिनेशन में एक डिफिनेशन और है जिसको बोलते हैं क्या? लियो। किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? मैं साथ पढ़ाया हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, नहीं याद है? चलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ मैंने वहां बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस ये हो गया एल, लॉस इलेक्ट्रॉन, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते क्या है? ऑक्सीडेशन। याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक नियम याद रखो। दूसरा नियम, जो कैथोड होता है उस पर हमेशा ऑलवेज रिडक्शन होता है, ये भी फिक्स है कि उस पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। और उसके लिए एक वर्ड याद कराया था मैंने, जर। इसका मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। आप समझना जरा क्या मैं बोल रहा हूं। हमने कहा कि एनोड पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन होना चालू होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चालू होगा मतलब जैसे कॉपर है, ये कॉपर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉपर में लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब 2 ही क्यों लूज करेगा? वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वो बाद में तुम सीखोगे, ठीक है। अभी ये है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये रिएक्शन है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है, समझिएगा, इसके अंदर जो कॉपर के एटम हैं वो Cu2+ में कन्वर्ट हो रहे हैं। Cu2+ में कन्वर्ट होने का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? Cu2+ में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि इससे कॉपर के एटम Cu2+ में कन्वर्ट होके आते जा रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू Cu2+। और कहाँ आ रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर। जो एटम है, जो रॉड जिन कॉपर के एटम से बनी है, ये कॉपर के एटम किसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं? Cu2+ में। दीज आर कन्वर्टेड इनटू Cu2+। यार जब एटम ही कम होते चले जाएंगे, सुनना, जब एटम ही कम होते चले जाएंगे तो इसकी थिकनेस भी तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी थिकनेस? क्योंकि इसके एटम आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, ये जो पॉजिटिव आयन है, इन पॉजिटिव आयन को
कौन खींच लेता है? ये देखो निगेटिव टर्मिनल वाला। तुम अगर इधर देखो ध्यान से तो ये देखो ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये Cu2+ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि इधर आते हैं इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को देख कर क्या होगा, Cu2+, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तुम समझना, मैं समझा रहा हूं। जब ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू होते हुए, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू होते हुए कहां पे पहुंचे हैं? कैथोड पे। और कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इन्होंने किसको खींचा? Cu2+ को खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और Cu2+ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन ने Cu2+ को खींच लिया और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से होगा क्या कि जो कॉपर के एटम है इसके ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होना कॉपर के एटम चालू हो जाएंगे। और कौन कॉपर? कॉपर के प्योर एटम। यहां पर कॉपर के जो प्योर एटम है वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। तो प्रोसेस हो क्या रही, समझो। प्रोसेस ये हो रही है कि उधर से कॉपर के एटम आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और ये कॉपर के आयन धीरे 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 कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। मतलब जो रॉड पहले पतली थी वो धीरे धीरे थिक होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी, और जो पहले थिक थी वो धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। ये पूरा देखो डायग्राम है, और ये पूरा इसका जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो रिएक्शन इन्वॉल्व है। एक बात और, जो इम्प्योरिटी थी, जो हमारा काम इम्प्योरिटी को रिमूव करना था, वो इम्प्योरिटी इस एनोड के नीचे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो एनोड के नीचे गिर रही है। भाई इम्प्योरिटी थोड़ी सॉल्यूशन में जाएगी, इम्प्योरिटी के अंदर ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो कैथोड पे जाए। तो वो इम्प्योरिटी क्या देखने को मिला कि एनोड के नीचे तुमको देखने को मिला, और इसको कहते क्या है? इसको एनोड मड कहते हैं। मैं तुमको बताऊं कि इस कॉपर के अंदर कई सारी इंप्योरिटी होती हैं, उन कई सारी इंप्योरिटी में गोल्ड भी होता है। अब इतना नहीं गोल्ड होता है कि कॉपर ला के तुम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके गोल्ड निकाल के बेच आओ, मतलब थोड़ा बहुत गोल्ड होता है केवल। तुम ये चेक करना, मैं तुमको बता दूं, यही छोटा सा 10th का क्वेश्चन एक बार IIT मेन में आया है, ये 2 साल पहले, कि बताओ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के दौरान एनोड के नीचे इंप्योरिटी कौन से मेटल की होती है, तो वहां पर टिक करना था गोल्ड का होता है। सोचो 10th का क्वेश्चन IIT मेन में आया है, ऐसा नहीं कि जो तुम यहां पढ़ रहे हो वो आने वाले टाइम में काम नहीं आएगा। तो ये पूरी कहानी है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की। इसी में अगर तुम देखो डायग्राम तो देखो ये होता है, जो इंप्योर रॉड थी, इंप्योर रॉड पहले देखो बड़ी थी, मोटी थी ना, इंप्योर रॉड पहले क्या थी? मोटी थी, लेकिन वो धीरे धीरे आयन इसके अंदर आए हैं तो वो धीरे धीरे पतली हो गई है, और ये कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है तो देखो ये मोटी हो गई है, और ये प्योर कॉपर है। जो प्योर कॉपर था, तो मतलब तुमसे कोई पूछे कि प्योर कॉपर तुमको कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलता है, बताओ, एनोड पे मिलता है कि कैथोड पे मिलता है? हाँ, प्योर कॉपर तुम्हें कहाँ मिलता है? कैथोड पे मिलता है। इम्प्योर कॉपर की रॉड कहाँ पर प्लेस करते हैं? हाँ, उसको कहाँ पर प्लेस करते हैं? एनोड पे प्लेस करते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा। एनोड मड क्या होता है? तो जो इम्प्योरिटी निकलती है इम्प्योर कॉपर रॉड से, वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और उसी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एनोड मड। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का पूरा बकायदा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार, कि ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो प्रोसेस एक्सप्लेन करने में आपको ये इक्वेशन लिखनी होंगी। द मेन रोल ऑफ द प्रोसेस इज इक्वेशन। आप इक्वेशन लिख दिए तो मतलब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये इसमें सब चीज को प्रॉपर लेबलिंग करना, कॉपर सल्फेट को अलग, एनोड मड को अलग, एनोड के नीचे इम्प्योर कॉपर लिखना, कैथोड की पतली रॉड होनी चाहिए उस पर प्योर कॉपर लिखना, पॉजिटिव निगेटिव साइन में गलती मत करना। तो ये डायग्राम आता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली वे में आप लोगों को तैयार होना चाहिए। इतना होने के साथ साथ आपका जो मेटलर्जी वाला हिस्सा था वो हाँ एक मिनट रुकिए, आपका इतना होने के साथ साथ जो मेटलर्जी वाला हिस्सा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो अब आप हमसे पूछ सकते हो।